तो अभी तक इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं और एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इन चीज़ों का हमने इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी किया। ठीक है ना। चैप्टर में हमने 3 टाइप के बॉन्ड आपको बताए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑल द टाइप ऑफ बॉन्ड्स which are formed by an atom can be categorized into 3 types, that is either it may be electrovalent bond or it may be covalent bond or it may be a very special type of covalent bond which is called coordinate bond। यही 3 टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं। तो कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है। ठीक है, स्टेबल होना चाहता है। जो नोबेल गैस हैं, जो 18 ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, दे हैव वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम हैज डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर इनर्ट गैसेस हैव ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड elements of all other atoms have tendency to attain the configuration of nearest noble gas। और इसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कोई भी एटम बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। अब चाहे वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, बट द अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड is the tendency of atom to attain stable electronic configuration, that is the configuration of nearest noble gas। ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, मेटल एटम और नॉन मेटल एटम। मेटल एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। नॉन मेटल एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। फिर वो 2 अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में एक अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, 2 नॉन मेटल एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों एटम बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब जो शेयर किया गया है इलेक्ट्रॉन, अगर वो इक्वल शेयरिंग हुआ तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और इक्वल शेयरिंग नहीं हुआ तो वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। उसके भी हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़े हैं, जैसे H2O2 N2, ये सब किस में आएंगे, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि HCl, वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, ये सब किस में आएंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और थर्ड कैटेगरी जो बॉन्ड का है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो कब बनता है, वो तब बनता है जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ही कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, जैसे 2 एटम ने बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन ये दिया तो कोवैलेंट बॉन्ड बना। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम ने दे दिया और दूसरे ने कुछ भी नहीं दिया और फिर भी शेयरिंग करके बॉन्ड बन रहा है, तो वैसे बॉन्ड को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन, इसके 2 यूनिक एग्जांपल्स हमने पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में ये भी बताया कि अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है, या आप कहिए अमोनियम के जितने भी सॉल्ट हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें तीनों टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। अमोनिया बनेगा तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, अमोनियम बनेगा तो 3 कोवैलेंट और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड अगर बन जाए तो अमोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज है उस पर, क्लोराइड आयन पर नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम सल्फेट, ऐसे जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो ऐसे कंपाउंड है जिसमें तीनों टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। मैं बार बार इस क्वेश्चन को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है,
अब आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो जो दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं, दो अलग अलग कैटेगरी, इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टिकुलर आपसे ऐसे पूछा जाए कि गिव एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर है क्योंकि अब अपडेटेड हो चुके हैं हम लोग, है ना। आज के जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बहुत ही एडवांस है और डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये नहीं याद रखना है कि 4 डिफरेंस याद कर लिए, जितने भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं उनको आपको समझना है। ठीक है, और बॉन्ड को हमने समझा है कैसे बॉन्ड बनता है, तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंसेस को भी आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स या टिक मार्क करके क्वेश्चन आते हैं इससे। टिक द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स करके कोई छोटा सा एक डिफरेंस से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपका ये एम नहीं होना चाहिए कि कोई 4 डिफरेंस याद कर ले, नहीं, जितने भी टाइप के डिफरेंस हैं इनके बीच में वो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे और बेसिक चीज जो हमने बॉन्ड बताया है उसमें जैसे एक्सप्लेनेशन दिए हैं उसी के बेसिस पर हम डिफरेंसेस को समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, तो पहला जो डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैव इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें पाया जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या पाया जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। पहला तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा तो उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा और कोवैलेंट कंपाउंड होगा तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, आयंस के बीच में बनता है, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में बनता है। इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। The constituent particles in electrovalent compounds are oppositely charged ions. Example, in NaCl, the particles are Na plus and Cl minus ions. कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन आपस में जुड़ करके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड वाले कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, ए कंपाउंड हैज मॉलिक्यूल्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो वह कैसे कंपाउंड होंगे, कोवैलेंट कंपाउंड। पूछेगा देयर आर सम कंपाउंड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, द कंपाउंड्स आर डैश टाइप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो जिसमें आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो गया, जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। अब आयंस होगा तो अपोजिट चार्ज है इनके बीच में, तो कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज हो गया, तो इसकी वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is present between ions. आयंस पर अपोजिट चार्ज है, इस वजह से इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जबकि मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, दे हैव कंपैरेटिवली
वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि इसमें क्या है, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन सा फोर्स इसमें काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसको मैंने अलग से इसीलिए लिखा कि आप याद रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां पर क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फोर्स क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्ज के कारण से हो रहा है। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पर कोई चार्ज नहीं होता है अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो, और पोलर होगा तो पार्शियल चार्ज होगा, कंप्लीट चार्ज तो नहीं होगा। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कोवेलेंट कंपाउंड में कंप्लीट चार्ज नहीं होता है, पार्शियल हो सकता है। जैसे पोलर मॉलिक्यूल है, HCl का है, वाटर का है, उसमें पार्शियल चार्ज हो सकता है लेकिन कंप्लीट चार्ज नहीं होगा। तो इसमें वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जबकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तीन डिफरेंस आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा कि दे कंटेन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें फोर्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, अगर किसी भी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में। क्योंकि सॉलिड हम जानते हैं दे आर हार्ड, तो हार्ड इसीलिए है ना क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा या फिर आसानी से उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से दे जनरली क्या है, कंफर्म ऐसे ही, दे एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स which are hard and brittle। आई है ब्रिटल। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, जिनकी अपनी एक डिफिनिट ज्योमेट्री होती है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में ही सॉलिड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उनका एक अपना डिफिनिट ज्योमेट्री होता है, एक पैटर्न होता है अरेंजमेंट का। ठीक है, इस वजह से ऐसे सॉलिड जो कि डिफिनिट ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे आप नमक जो होता है, ठीक है, खड़ा नमक अगर ले लीजिए, जो पैकेट वाला आयोडीन नमक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो सी वाटर को किसी जगह पर टैंक बनाए जाते हैं, जैसे समुद्र के किनारे जो है गड्ढा बना दिया जाता है, उसमें पानी स्टोर कर दिया जाता है। जब सनलाइट उस पर पड़ेगा हीट एनर्जी क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वाटर इवापोरेट हो जाएगा। उसके बाद क्रिस्टल्स मिलेंगे, तो वो क्रिस्टल बड़े बड़े आपको मिलेंगे, वो आपका सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होगा। अब अगर उस पर हैमरिंग किया जाए, हथौड़े से उस पर मारा जाए, तो तुरंत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, तो जो सॉलिड ऐसे होते हैं जो हार्ड तो हैं लेकिन अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जाए तो तुरंत टूट जाए, वैसे सॉलिड्स कहलाते हैं ब्रिटल। लेकिन आप लोहे को अगर हैमरिंग करिए तो क्या होगा, तुरंत टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, वो चपटा हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो वैसे सॉलिड कहलाते हैं मैलिएबल। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है ना, दे एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच आर हार्ड एंड ब्रिटल। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं जनरली दे एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स। ये जनरली जो है इस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसेस के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में आपको मैं बता दूं, O2 ये पढ़े ही हम लोग, H2, N2 ये सब गैस हैं। लिक्विड के फॉर्म में जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सॉफ्ट सॉलिड्स
कुछ जो होंगे सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे आइस, देखिए आइस क्या है, एक बहुत सॉफ्ट सॉलिड है और वाटर का ही वो सॉलिड फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी मैं आपको बता दूं, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर सॉलिड, पूरा लिख देता हूं मैं, सिलिकॉन कार्बाइड आर कोवेलेंट कंपाउंड्स विच आर वेरी हार्ड। अब डायमंड भी कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन वो हार्डेस्ट नोन नेचुरल सॉलिड है वो, ठीक है ना। तो कुछ एक्सेप्शनल भी केस हैं। अब उसका क्यों है डायमंड, उसके जब स्ट्रक्चर को आप जानेंगे तो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इस वजह से वो हार्ड होता है, ठीक है। अगर एक दो कोवेलेंट बॉन्ड होता तो हार्ड नहीं होता शायद वो, लेकिन हार्ड होने के पीछे रीजन क्या है कि बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड उसमें पाए जाते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर जो है डायमंड के स्ट्रक्चर पर हम लोग बात कर लेंगे कि क्यों ये हार्ड होता है। वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है नेटवर्क फॉर्म में होता है, इस वजह से डायमंड जो होता है हार्डेस्ट सॉलिड हो जाता है, भले ही इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसीलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डायमंड जो है कैसा सॉलिड है, तो हार्ड है लेकिन ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है ना। तो एक जनरली अगर कहा जाए, मोटे मोटे तौर पे अगर बताया जाए तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स exist as crystalline solids which are hard and brittle. However, covalent compounds are generally gases, liquids or soft solids. ठीक है, सारा चीज देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये रिजल्ट है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है वो हार्ड होगा, सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो गैस, लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठीक है। नॉन वोलाटाइल, ये नॉन वोलाटाइल होते हैं, मतलब वोलाटाइल होना मतलब आसानी से वाष्पित हो जाए, ठीक है। जैसे आप इथाइल अल्कोहल या ईथर ऐसा कंपाउंड है, अगर उसको आप रखिए किसी बीकर में रख दीजिए तो कुछ ही समय में वो आपको दिखाई नहीं देगा बीकर में, यानी वो सारा का सारा इवापोरेट हो गया। या पेट्रोल तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, घर में बाइक होगी, आप थोड़ा सा एक रुमाल में उसमें से पेट्रोल ले लीजिए, देखिए या आपकी एक बूंद अपने हाथ पे रखिए, तुरंत वहाँ से गायब हो जाएगा। आसानी से वो वोलाटाइल हो जाता है। तो जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होगी वो आसानी से वोलाटाइल होता है, लेकिन जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी वो आसानी से वोलाटाइल नहीं होता है। तो ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सॉलिड थोड़ी गायब हो जाएगा। कोई सॉलिड रखेंगे आप तो वो वोलाटाइल नहीं होता है, इसीलिए नॉन वोलाटाइल है। जबकि ये क्या होंगे, वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल होते हैं, मतलब वाष्पित हो जाते हैं। जैसे वाटर ही है, ठीक है, तुरंत नहीं होगा लेकिन वो इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड आप रखिए, छोटा सा क्रिस्टल ले लीजिए, उसको रखिए, तो वो वोलाटाइल सॉलिड नहीं है, ठीक है ना, वो वोलाटाइल है ही नहीं, ठीक। अभी मैंने बताया आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब पूछा जाता है कि ए कंपाउंड X2Y is a covalent compound, so its melting points should be डैश, हाई और लो। तो क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, ठीक है। वहीं अगर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड लिख दिया कि कोई इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है KX, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो हाई होगा। ये याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, देखिए याद क्या रखना है, कॉन्सेप्ट है कि अगर आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी। जबकि मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कंपैरिजन करें हम लोग। इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसमें पहली पॉइंट ये हो गई, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। मॉल्टेन मतलब पिघला हुआ, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में उसका सॉल्यूशन बना दिया जाए, वाटर में उसका सॉल्यूशन बना देंगे तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक को पानी में घोल दिया जाए तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होता है, उसको हीट करके मेल्ट कर दिया जाए तो उसका मॉल्टेन स्टेट कहलाएगा। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, वाई? तो इसका रीजन क्या है? इन सॉलिड स्टेट द आयंस आर नॉट फ्री। सॉलिड स्टेट में आयंस जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं, तो जब बंधे रहेंगे तो मूव नहीं कर सकते, जब मूव नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसी सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर दिया जाए, मान लीजिए मॉल्टेन सॉल्यूशन है ये, ठीक है, या एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या होंगे? Na+ और Cl- अलग होंगे, यानी हम लोग कहेंगे फ्री आयंस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने नोट्स में ये इंक्लूड कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप ये बात लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज इन सॉलिड स्टेट द आयंस आर नॉट फ्री, दे आर held together by strong electrostatic force of attraction। कि सॉलिड स्टेट में अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो फ्री नहीं है कि मूव कर सकें। जब मूव नहीं करेंगे आयंस तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी नहीं होगा। वहीं पर मॉल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो सॉलिड में टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर था, आयंस स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे, वो अलग हो जाएंगे। जब अलग हो जाएंगे तो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होने लगेगा, ठीक है। तो गिव रीजन में ये पूछा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, वाई? बिकॉज द आयंस आर स्ट्रांगली हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन मॉल्टेन स्टेट द आयंस बिकम फ्री, क्योंकि आप गर्म करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो जिसकी वजह से उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और आयंस दूर दूर हो जाएंगे, जिससे अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होने लगेगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप नोट करिएगा। अब इसमें तो आयंस होते नहीं है, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड दो तरह के होंगे, एक होगा नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड और दूसरे होंगे पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या है? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन। जैसे एग्जाम्पल में, अब आप पोलर कोवेलेंट का एग्जाम्पल क्या है? HCl है, वाटर है, अमोनिया है, ये सब जो हमारे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये सॉल्यूशन फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे HCl है, तो HCl में इक्वल शेयरिंग नहीं होती है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा? Cl की तरफ, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? इस पे सेपरेशन आ गया चार्ज का, चार्ज क्रिएट हो गया।
और चार्ज क्रिएट होने की वजह से फाइनली ये सेपरेट होकर के आयंस बना देता है और इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। तो जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें आयनाइजेशन हो जाता है जिससे आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसीलिए पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ दो कैटेगरी है, ध्यान देना आपको। डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आपको लिखना होगा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, अब इसमें कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी तो आप लिख सकते हैं दे अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज हो जाएंगे ये, मतलब पहले से ही सॉल्यूशन फेज में क्या होगा, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस अलग अलग होंगे। तो जब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स लगा दिया जाएगा, ऐसे कोई कंपाउंड है इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ पर अपोजिटली चार्ज आयंस है, पॉजिटिव आयंस है नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से डिपोजिशन होने लगेगा वहाँ पे। ठीक है, तो मेटल्स डिपोजिट हो जाएंगे, कुछ गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, नॉन मेटल होगा तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोलिसिस होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोलिसिस होगा। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये हम लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर नहीं होता, प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली, बट व्हेन वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड टू इट देन द आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस। अब उस वाटर का जिसमें थोड़ा सा एसिड मिला दिया गया है उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस बट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है लेकिन मॉल्टेन और एक्वस स्टेट में कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इसमें क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में कोई कंडक्शन नहीं होगी और इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, लेकिन पोलर वाले में कंडक्शन भी होगी सॉल्यूशन फेज में और इलेक्ट्रोलिसिस भी होगी। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी के बाद सॉल्युबिलिटी पर। सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। सॉल्युबिलिटी, तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, अब वाटर क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर आप जान ही रहे हैं कैसा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव। ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब ये पोलर है, मतलब इस पर चार्ज है। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होता है, इस पर भी चार्ज होता है, इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी दे आर soluble in water। ठीक, but not in organic solvents like CCl4 बेंजीन। ठीक है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस वजह से जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। इनकी बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट नॉट इन वाटर। ठीक है, पोलर वाले के लिए कुछ वैसा ही केस होगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं शुरू से कह रहा हूं,
जब मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात की तो कोवेलेंट कंपाउंड के दो अलग अलग टाइप में अलग अलग की प्रॉपर्टी दिख रही है, तो आपको दोनों पॉइंट लिखना होगा। वैसे सॉल्युबिलिटी आप लिखेंगे तो इसका तो एक पॉइंट लिखना है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या करना होगा, दे आर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी अपोजिट होगी, यानी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट नॉट इन वाटर। हाउएवर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर लाइक HCl। HCl जो है वाटर में ऐड किया जाए तो क्या बनेगा, HCl एक्वस। एक्वस मतलब उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये लाइक डिजॉल्व लाइक के सिंपल सा स्टेटमेंट से हम लोग इसको समझ सकते हैं, क्योंकि HCl भी क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। वाटर क्या है, ये पोलर कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात है इनका सॉल्युबिलिटी एक दूसरे में होगा, ठीक है ना। ठीक, अब जो है नेक्स्ट है हमारा रिएक्शंस की बात करें कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे रिएक्शन शो करेंगे और कोवैलेंट कंपाउंड कैसे रिएक्शन शो करेंगे। सारे पॉइंट्स को समझते चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे अगले क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस भी इससे बताऊंगा। तो क्वेश्चंस आप देखिएगा कि क्वेश्चंस बहुत डीप पूछे जाते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत डिस्क्रिप्टिव बड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव 5 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड, ऐसा नहीं है। हर एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जाएगा, टिक द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा जाएगा, तो इसलिए हर डिफरेंस को समझना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसकी, रिएक्शंस की। तो इसमें दे अंडरगो आयनिक रिएक्शंस। आयंस वाले रिएक्शंस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में होता है, विच आर वेरी फास्ट, ठीक है। आयनिक रिएक्शंस होता है इसमें जो कि बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है। जैसे AgNO3 प्लस NaCl, तो इसमें देखिए NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, ये भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ एक नेगेटिव आयन है। ये Ag प्लस आयन देगा, नाइट्रेट आयन देगा। ये क्या देगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na और NO3 के बीच में कंपाउंड बन जाएगा और Ag और Cl के बीच में क्या बनेगा, AgCl, जिसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस NaNO3। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज की वजह से ये जल्दी से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, AgCl की तरफ, NaNO3 की तरफ। तो चार्ज की वजह से ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं। जबकि इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं तो दे अंडरगो स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है ना। तो देखिए कह ही रहा हूं मैं कि कॉन्सेप्ट समझेंगे तो तुरंत आप बता देंगे किस में रिएक्शन फास्ट होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में। क्यों होगा, क्योंकि आयंस बन रहे हैं, आयंस पे अपोजिट चार्ज है, इसलिए तेजी से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉन पोलर में तो चार्ज ही नहीं होता है, और पोलर में चार्ज हुआ भी अगर तो कंप्लीट चार्ज नहीं होता है, पार्शियल चार्ज होता है, बहुत कम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। इस वजह से इनके रिएक्शन स्लो होते हैं और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो सबसे लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, और ये कंफर्म पूछा जाता है। मैं 2 टर्म आपके सामने लिख रहा हूं, डिसोसिएशन और यहां लिख रहा हूं मैं आयोनाइजेशन। बहुत पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। तो इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट compounds are called is called dissociation, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट में ही उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो जब हम लोग गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं, मॉल्टेन स्टेट में चेंज करते हैं या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो होता क्या है, जो पहले से आयंस है वही सेपरेट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने लिखा सेपरेशन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड डिसोसिएशन, ठीक है, ठीक है।
बेटर होगा आप यहाँ लिख दें इन मॉल्टेन स्टेट और सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल NaCl है, इसको अगर हीट कर दिया जाए तो क्या होगा Na प्लस Cl माइनस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ये दोनों टर्म जो है ना बहुत एक दूसरे के रिलेटेड है। जनरली बहुत सारे लोग इसको एक साथ ही समझ लेते हैं कि डिसोसिएशन की जगह आयोनाइजेशन लिख देते हैं, आयोनाइजेशन का डिसोसिएशन। तो आपको ये नहीं लिखना चाहिए NaCl डिसोसिएट्स लिखेंगे, आयोनाइजेज नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में पहले से ही आयन होते हैं, बस वो हीट करने से या सॉल्यूशन में जाने पर सेपरेट हो जाते हैं। जबकि कोवैलेंट कंपाउंड जैसे HCl है तो ये पहले से आयन नहीं है, ये जब वाटर में गया तो H प्लस Cl माइनस, ये जो आयन बना, ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा आपका आयोनाइजेशन। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि आयोनाइजेशन इज रिलेटेड टू कोवैलेंट कंपाउंड्स while dissociation is related to electrovalent compounds। ठीक है ना। तो इस तरह से इतने सारे डिफरेंस, छोटे छोटे डिफरेंस हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स में हैं। हर एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि अगले सेशन में, अगले क्लास में मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तब आप देखिएगा कि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि छोटा सा एक लाइन का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसीलिए आपको डेप्थ में जाकर के इसको समझना होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आयन से बना हुआ है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, इसीलिए सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आयंस जो होंगे मॉल्टेन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन में सेपरेट हो जाएंगे, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगी, वाटर में सॉल्यूबल होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि कॉन्सेप्ट है, समझेंगे तो आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। और कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट है कि नहीं कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है। एक मेटल हो और दूसरा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट नॉन मेटल एटम हो, तो समझ जाइए कि वहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे चीज़ हम लोग डिफरेंस में कंसीडर करेंगे और बढ़िया से खुद रिवाइज करिएगा। ठीक है ना। तो जितने जो कंटेंट थे इस चैप्टर के ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो अगली क्लास होगी हमारी तो उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो क्लास से पहले आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, और बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात को फोकस करता हूँ, क्योंकि कोई भी नोट्स, कोई भी लेक्चर्स आपको 100% नॉलेज नहीं प्रोवाइड करती है। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं तब तक वो आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, वो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा कि आपको लेसन की समझ हो जाएगी और मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट इतनी बढ़िया होगी कि आप किसी भी समय चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप बुक्स को बढ़िया से बढ़िया पढ़िए, यही मैं आपको कहूँगा। ठीक है ना।